अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। अज़हर सदीक़ साहब आज कराची आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि स्काइप इनको मैं रहमत देता रहता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर हम फ़ेस टू फेस खड़े होकर वो हक़ाइक़ आपके सामने रखें जो आजकल पाकिस्तान में जो है वो एक क्राइसिस का जो है वो सबब बने हुए हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपने यकीनन एक काफ़ी देर तक दलाइल भी दिए। एक अहम केस में आप लाहौर से पेश होने के लिए यहाँ सिंध आए थे, बल्कि कराची की हिसाब अदालत में पेश हुए और काफ़ी केस आपने अच्छा आर्गूमेंट किया। सर, मैं जो आवाम जानना चाहती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, पूरे पाकिस्तान में फॉलो भी करते हैं, दुनिया भर में लोग भी हैं। सर, पहले सवाल ये है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, क्या आज आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो उसी पीपल्स पार्टी की सियासत कर रहे हैं नून लीग के साथ, या वो अपनी एक ज़ाती कोई सियासत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये माहौल इस तरह का बना हुआ है? देखिए, असूली तौर पर तो ये मफादात की सियासत है, मफादात की जंग है। इसका अवाम से लेना देना कोई नहीं। तारीख़ के झरोखे में ले जाएं, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने जब मिसाक जमहूरियत किया था तो वो क्या किया था कि यहाँ से लुटाकरेसी ख़त्म करनी है, डिफेक्शन ख़त्म करनी है यहाँ पर, और ये हॉर्स ट्रेडिंग जो रवायत नवाज़ शरीफ ने डाली थी, छांगा मांगा, सवात, इस्लामाबाद, मरी, लोगों को लेके जाना, वो ख़त्म करना थी। और तारीख़ी तौर पर अगर आप याद रखें तो 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63A जो था ना, उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाज़त थी। तो फॉरवर्ड वो इसलिए बनाने की इजाज़त थी कि आप अगर अपनी पार्टी से इख्तलाफ करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। आइन ने वो भी क्यों ख़त्म किया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का केस पढ़ लें, और ख़ास तौर पर अपना नवाज शरीफ की जो हुकूमतें 58(2)B के तहत जब निकाली गई तो वो पढ़ लें। उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग लिखी हुई है, लिखा हुआ ये ब्राइबरी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आर्टिकल 63A की हुई ये अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट का मकसद ये था कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल ना किया जा सके, अदम एतमाद की शक्ल में, या बजट पास करते हुए। ये 3 शक्ल के ऊपर आप डिफेक्शन कर नहीं सकते हैं। आज इनको अपने चेहरे याद रखने चाहिए। उस वक्त गलत है या आज गलत है, जो भी मर्ज़ी है। या तो आप मिसाल के तौर पर, पता है उस वक्त इल्ज़ामात क्या थे? आइन तोड़ना, जब असेंबलियाँ डिज़ोल्व के 50(2)B को आज रहने देते ना। क्यों ख़त्म किया उस वक्त 50(2)B? उस वक्त इसीलिए ख़त्म किया कि 5 साल से पहले हुकूमत ना ख़त्म हो। आज किस मुँह से ये बातें कर रहे हैं कि, और ये 5 साल की हुकूमत मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने तरीके तो एतमाद कामयाब करें, बस असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देनी है। तो किस मुँह से कौम को ये बताएंगे? खुदारा आएँ, अगर बताएं कौम को कि क्या ऐसा काम है किया है इमरान खान है या मौजूदा गवर्नमेंट ने। ज़रा छोड़ें, इल्ज़ाम लगता है मेरे पे PTI का। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान में। इस वक्त इमरान खान जिस पोजीशन पे ला के खड़ा किया हुआ ना, पाकिस्तान आगे जाना है। अगर वाकई ये समझते हैं कि इनका मेजॉरिटी है तो इंतज़ार करें। आप 2024 के अंदर इलेक्शन लड़े और हुकूमत बना लें। मगर इस तरह सारे मिल के, और एजेंडा क्या है? डिस्टेबलाइज़ करने का। और वैसे टेक्निकली ज़रा सोचिएगा, कश्मीर का इशू जिस आसान तरीके से, मैं अक्सर स्पेशस में होता हूँ, मकबूजा कश्मीर से लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं कि जिस तरह इन्होंने केस पेश किया, ये इन लोगों की बातें नहीं हैं। फिर इस्लामोफोबिया के हवाले से देखे, फिर नया जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है ब्लॉक के हवाले से, वो तो जुल्फ़िकार यानी आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि ये ख्वाब जो इस वक्त लेके जा रहा है इमरान खान, ये कौन सा है? ये उस वक्त का ख्वाब है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, कि मुसलमान उम्मा को इकट्ठा करना और लेके जाना। ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर करने के लिए आया। और यहाँ अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो कभी भी नहीं लोगों का साथ देना था। याद रख लीजिएगा उनको, यही फ़र्क है। और मैं देखिए, मैं बताऊँ आपको शाहिद साहब, दुख और अफसोस इस बात का है कि ना सिंध हाउस इस्तेमाल किया गया। यहाँ से लोग कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ लेके गई, पैसा ले जाया गया, वहाँ लोगों को पैसे दिए गए, टिकटें बेची गई। यानी राजा रियाज आके खुद क्या मान रहा है, लोग क्या मांग रहे हैं? टिकटें बेचेंगी तो अब और किसी और इसको क्या कहेंगे? ब्राइबरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि यार आपने मुझसे पूछा, वो स्पीकर के क्या पूछा था मुझसे? ये आसिफ जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत कर रहे हैं या अपनी ज़ाती की सियासत में? देखिए, ये ज़ाती सियासत है असूली तौर पर। कैसे? ये नोट कर लीजिएगा, ये आएंगे तो ये नैब को बिल्कुल टूथलेस कर देंगे, नैब को ख़त्म कर देंगे। इन सब के केसेस हैं, फेस करें अदालतों में। जब आम आदमी फेस करता है तो इन्हें क्या इशू है, किन्हें क्या प्रॉब्लम है? ये जो ज़ाती एजेंडा लेके आए हैं ना, तो आर्टिकल 63A का हथौड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। जाके इलेक्शन लड़े, आ जाए। स्पीकर के पास जब ये मामला गया तो स्पीकर ने बड़ा इंटेलिजेंटली, अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के अगेंस्ट लेके आएंगे। इल्ज़ाम लगाते हैं बड़ा कुछ। अगर आप उन चीज़ों को सोच कर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पीकर ने इसी चीज़ को सामने रखते हुए 3 सवाल भेजे वज़ारत कानून के पास और अटॉर्नी जनरल के पास कि ये ऐसे हालात आ जाएँ तो डिफेक्शन पहले लगेगी, प्री वोट डालने से पहले लगेगी या पोस्ट वोट लगेगी।
वो तो डिफेक्शन की बात है, ये फ्लोर क्रॉसिंग का इशू है यहाँ पर। और अगर आप आर्टिकल 17 को पढ़ें तो ये पार्टी का वोट है, ये अमानत है, आप अमानत में ख़यानत करें। यानी मिसाल रिजर्व सीटें ले लें, ख़वातीन जो हैं, अच्छा उन्होंने किस बात पे मुंतखब किया भाई, वो तो पार्टी ने टिकट दिया और उस बुनियाद पे आ गए, तो आप पार्टी को छोड़ें, आप कौन होते हैं इस बात को फैसले करने, पार्टी जाने। आप बहुत ही है ना समझती हैं कि असूलों की सियासत है। अगर असूलों की सियासत बनानी है ना तो इसकी साफ सी इंटरप्रटेशन है कि पार्टी पीटीआई के अंदर वो समझते हैं कि पार्टी का जो लीडर गलत कर रहा है तो मेजॉरिटी है ना, सिर्फ 13 लोग बैठ के 152 को हाईजैक कर देंगे। तो सर जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, जैसे काजी फैज़ी साहब का लेटर भी सामने आया, अब क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल का जो इनका जो मुनहरफ अरकान है उनका मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या करेगी? क्या मुनहरफ अरकान को कोई उनको शेल्टर मिल जाएगा अदालती फ़ैसले को लेकर, या इनका मुस्तकबिल काफ़ी ख़तरे में है? और जैसे काजी फैज़ी साहब का कल जवाब भी दिया चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, जस्टिस काजी फैज़ी साहब जिस तरह के मामला पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको, यानी सुप्रीम कोर्ट की है, अगर आप वैसे याद रखिए, यहाँ सिंध हाई कोर्ट में खड़ा हूँ, यहाँ बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है ना, वो जिसको मर्ज़ी बेंच बना दे, जिस तरह मर्ज़ी बना। किसी ने एतराज़ किया आज तक? सारी हाई कोर्ट्स में इस तरह का कोई एतराज़ सामने आया? ये जस्टिस काजी फैज़ी ने इस टाइमिंग के ऊपर क्यों एतराज़ किया? रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार आपको पता है कि जुडिशल पोस्ट से होता नहीं, या तो रूल्स बना दें। मैं खुद इस बात का हक़ में हूँ कि आप कानून बना दें, उसमें सिर्फ आपका ना जो जुडिशरी से होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। जब ये जज बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो उस वक्त तो रजिस्ट्रार फ़कीर मोहम्मद थे। फ़कीर मोहम्मद एग्जेक्टिव से आया था, उसके बाद ताहिर शहबाज रहा है, वह मौजूदा हैं। तो ये रजिस्ट्रार के ये जो बैठ के कहना कि जनाब ये जुडिशल से होना चाहिए, सवाल ही पैदा है। दूसरा वो कहते हैं कि आर्टिकल 184 और 186 दीवानी कानून पढ़ लें, कंसोलिडेट कर लें, फ़ैसला अलग-अलग होगा। किसी ने कहा इकट्ठे नहीं सुना जा सकते, ये भी एक तकलीफ़ होती है। फिर उसके अलावा अगली जो बात वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे शामिल नहीं किया, या सीनियर को नहीं, किस कानून के तहत? सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ लें, रूल 11 पढ़ लें, जिसमें इस्तेहकाक की जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और इनका अपना केस देख लें, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639, जिसमें ये कह रहे थे कि रिव्यू बेंच मेरी मर्ज़ी का बनाया जाए। इनके वकला कहते थे, वो डिसाइड हुआ कि चीफ जस्टिस द मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब अगर वहाँ बैठ कर देखें तो क्या बात रहेगी? सब बातें तो सारी क्लियर हो गई हैं। फिर देखिए, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में जो इन लोगों ने लोग मुंतखब किए हुए हैं पार्टियों ने, चाहे वो सेनेटर की शक्ल में या जिस शक्ल में भी हैं, वो साबित करते हैं कि इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। ये लोग अपने तरीके से चाह रहे हैं कि गॉड फादर या सीरीन माफिया को अपना प्रोटेक्शन मिल जाए। वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसने ताहियात नाहली के हवाले से मामला लेके आया। तो आज जो 63A है ना, वो अमानत में ख़यानत करने का, यहाँ भी ताहियात नाहली आना है। आपने अमानत में ख़यानत की है, आप पार्टी से, आप समझते हैं पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है, जाएँ इस्तीफ़ा दें और आकर लड़ जाएँ। और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आर्टिकल 186 की इंटरप्रिटेशन है, जिससे बड़ी परेशानी हुई है उन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट आइन से कैसे निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या इजाज़त दे देगी हॉर्स राइडिंग? सुप्रीम कोर्ट क्या इजाज़त दे देगी कि आप बैठ के जो मर्जी करें, स्याह सफ़ेद करें, मुल्क को डिस्टेबलाइज? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तंगी और यही परेशानी है उनको, और सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन का इंतज़ार दो तरह से कर रहे हैं। मेरा तो ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है कि ये वोट डालने से पहले, जैसे अब क्या हो गया, टिकटें ख़रीदना, सिंध हाउस में जाना, शोकास भी कर दिया पार्टी लीडर ने, तो मेरे ख्याल में तो डिफेक्शन हो चुकी है। सर वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, पूरे एतमाद हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं बहैसियत वकील, बहैसियत पाकिस्तानी, आपको पता है कि सारी बातें अपनी जगह पर, पाकिस्तान पहले नंबर पर है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का मुस्तकबिल का जो फ़ैसला है वो किसके हाथ में है? आवाम के हाथ में, फ़ौज के हाथ में, अदलिया के हाथ में, या उनके अपने हाथ में? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ हम ISI या फ़ौज को घसीटते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत ताकतवर है। जुडिशल उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है। पॉलिटिकल अभी तक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सारी इकट्ठी हुई है। फिर आपकी 3.5 साल आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया इमरान खान को, ये भी रिकॉर्ड की बात है। और इल्ज़ाम सिर्फ फ़ौज के ऊपर लगाया जाता है। फ़ौज का देखें इस बारे में क्या आपका कंसर्न है, हम बिला वजह मिलाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसकी इजाज़त होनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। तो मुस्तकबिल कौन बचा सकता है इमरान खान की हुकूमत को? आखिर कौन है जो जिनके हाथ में इमरान खान की हुकूमत है और वो चल सकती है? देखें, एक तो आवाम को उसने मोबिलाइज़ कर लिया और वो पूरी ज़ोर के साथ आवाम के पास आएगा, यानी वो इन लोगों पे नहीं जाएगा, ना किसी की मिन्नत तरला करेगा। वो जो बातें कहना चाहता है वो उस पर आगे आएगा। स्पीकर आज़ाद इदारा है, आज़ाद लीडर है, यानी हाउस को उसके पास है, स्याह करे सफ़ेद करे, स्पीकर के पास आज भी इख्तियारात मौजूद हैं कि उनकी रेजोल्यूशन को आउटराइटली रिजेक्ट करता है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी। और दूसरा कह सकता है कि जिनके डिफेक्शन का जब तक फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन नहीं देता और रूलिंग दे सकता है, और रूलिंग की चैलेंज नहीं हो सकती। तीसरा ये भी कह सकता है कि डिफेक्शन की उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी, जब तक वो फैसला नहीं आता मैं इनको अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ अब रोल जो प्ले करता है वो कोलिशन पार्टनर्स हैं।
कोलिशन पार्टनर भी अपनी ज़ाती आदमी है। MQM चाहती है हमें गवर्नरशिप दे दें, MQM चाहती है कि जनाब हमें इख्तियार दे दिया जाए अपना DC अपना कमिश्नर लगाने का, वो लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार। तो कौम के लिए खातर कौन लड़ रहा है? तो कौम की खातर अगर देखें तो वो तो मुझे तो इमरान खान नज़र ही आता है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। 23 मार्च को देखें, अगर फौजी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से अगर ये बात आती तो वहाँ जितनी एप्रिसिएशन इमरान खान को मिली है, जितनी अपलॉड हुआ, ताड़ियाँ मारी, लोगों ने बताया कि इसका, और मैं स्पेसिफिक जब होता हूँ तो रिटायर्ड जनरल जितने भी हैं वो भी इमरान खान की पॉलिसीज़ के साथ चलने वाले लोग हैं। यहाँ जो कोई भी करेगा इमरान खान को अगर गिराएगा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जितना तेज़ी से पाकिस्तान आगे जा रहा है वो वापसी की तरफ जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन जब ये OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ है, अगर ये सियासी गहमा गहमी ना होती तो यकीनन पाकिस्तान के दुनिया भर में चर्चे होते, और अब भी जो पाकिस्तान का भला चाहता है, पाकिस्तान का फ़ायदा चाहता है, वो यकीनन इमरान खान की पॉलिसीज़ के साथ है। हम भी इसी तरह सर, आप भी आवाम को बताते हैं, हम भी इसी तरह गाइड करते हैं कि असल फ़ैसला जो है वो आवाम के हाथ में है। आवाम अगर सपोर्ट करेगी इमरान खान के फ़ैसलों को, अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं, तो मुल्क आगे जाएगा। वरना फिर इस तरह जिस तरह सियासी घन चक्कर बना हुआ है और हर कोई अपने मफाद की, बल्कि अब तो बंदर बांट भी कर लिए, कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, ये सारा बांट भी दिया है। तो फिर ये यकीनन यही होगा, नुकसान कौम का होगा, फिर भुगतते रहेगा लंबे अरसे तक आप भी और हम सब भुगतते रहेंगे। पाकिस्तान भी इसी तरह सफ़र करता रहेगा। 14 साल इस सूबे में हो गए। अगर एक एक ज़िले को भी बनाती सूबाई हुकूमत तो आज तकरीबन 14 ज़िले सिंध के बेहतर हो चुके होते 29 में से। तो अब सारे ज़िलों की सूरत हाल भी, कराची की सूरत हाल भी, और कराची के बल्कि सूबे के शहरी इलाकों की सूरत हाल भी आप सबके सामने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।